हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। आज की हमारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस के 25 सवालों को जो कि पूछे गए थे 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भाई बंधु नहीं जानता हो इस सीरीज के बारे में तो आप उसके साथ ये जो सीरीज है उसको शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा जिसके अंदर आपके जीएस के सारे जो वीडियोस हैं उसका प्लेलिस्ट मैंने डाला हुआ है। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के प्लेलिस्ट वीडियो भी मैंने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। साथ में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के भी लिंक है और बाकी के भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं। एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर कोई नया स्टूडेंट है, ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, एक बार इसको डाउनलोड करके चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपकी तैयारी के लिए बहुत सारा कंटेंट इसमें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें, और ऐसे ही आपको मैथ और रीजनिंग का भी कलेक्शन मेरे इस ऐप पर नजर आएगा। बाकी ये मेरे 4 कोर्सेज हैं जिनसे आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का कंप्लीट कवरेज, कंप्लीट थ्योरी पूरा कर सकते हैं। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। धीरे धीरे करके इसके अंदर मैं कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। बाकी हर एसएससी एग्जाम के टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम के टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करे गए हैं। तो चलिए पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख करता है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। डीपीएसपी की बात हुई है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कई बार इस पर मैंने आप लोगों को चर्चा कराई है। इसके अंदर आता है ये हमारे संविधान के पार्ट नंबर 4 में आता है, और आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 के जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपको डीपीएसपी के अंदर नजर आते हैं। तो क्या होते हैं भैया डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? ये गाइडलाइंस होती हैं जो आपकी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ये कुछ निर्देश देती है कि भैया आप अपने पॉलिसीज को, अपने लॉज को बनाने के टाइम में कृपया करके इन आर्टिकल के अंदर दिए गए प्रोविजंस को ध्यान में रखकर बनाइएगा। इसको किसी भी कोर्ट के अंदर इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत इस डीपीएसपी में दिए गए हैं, इनको एक प्रकार से आप फंडामेंटल देखते हैं अगर कोई भी कंट्री की गवर्नेंस किसी को चलानी है। तो इससे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आप लोगों को अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने के उद्देश्य देखने के लिए मिलता है। डीपीएसपी की मैंने यहाँ पर बात करी। अब इन्होंने पूछा है कि इस डीपीएसपी के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन देखने के लिए मिलता है? तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है अनुच्छेद नंबर 40 भारतीय संविधान का। ये आर्टिकल नंबर 40 किसी भी स्टेट को डायरेक्शन देता है कि आप क्या करिए, ऑर्गेनाइज करिए किसको, विलेज पंचायत को, और इनको कुछ ऐसी पावर दीजिए, इनको कुछ ऐसी अथॉरिटी दीजिए सो दैट के ये अपनी सेल्फ गवर्नमेंट का काम कर सकें। ठीक है, तो डीपीएसपी का ये भाग है। तो बाकी मैंने बात आप लोगों को बता दी। अब इसके अंदर ना आप लोगों को कुछ और आर्टिकल भी दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 42 दिया गया है, आर्टिकल नंबर 38 दिया गया है। एक एक करके इन आर्टिकल्स पर पहले भी मैंने चर्चा करी है। अभी फिलहाल इस पर चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। किसी और वीडियो में सेपरेटली इस पर डिस्कशन करेंगे, या फिर इन अनुच्छेदों पर मैं सेपरेट आपको वीडियो दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर यूज हो रखा है विलेज पंचायत। क्या होता है? तो देखो, जो हमारे देश के अंदर पंचायती राज सिस्टम आया था उसका क्या है, ये एक भाग है। इसमें आपको कितने प्रकार का सिस्टम देखने के लिए मिलता है? कि 3 टियर सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करी जाती है रूरल एरियाज को, ग्रामीण क्षेत्रों को। ये जो 3 टियर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करें, इसमें कौन कौन से नजर आते हैं? विलेज लेवल पर आपको क्या नजर आ जाएगी? विलेज पंचायत नजर आ जाएगी, ये गांव के लेवल पर है। अगर ब्लॉक लेवल पर बात करी जाएगी तो आपको क्या नजर आती है? पंचायत समिति नजर आती है, ब्लैक ब्लॉक लेवल पर इसको क्रिएट करा गया है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको नजर आती हैं क्या? जिला परिषद। ये किस पर है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो ये 3 टियर सिस्टम होता है जहां पर रूरल एरियाज में
या फिर किसी भी स्टेट के अंदर एक सेल्फ गवर्नमेंट को सिस्टम को प्रोवाइड करने पर बात होती है। एक सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो संवैधानिक दर्जा मिला वो बताइए कब मिला? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब आया था? 1992 में आया था, जब इसको संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कराया गया था। तो याद रखेंगे, इतनी चर्चा इस पर बहुत है। बाकी ये जो तीनों आर्टिकल हैं वैसे तो आसान ही है, लेकिन इस पर कभी सेपरेटली भी हम चर्चा करेंगे। अगला सवाल, नवंबर 2022 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र पहल के लिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था? तो यार ये क्या होता है ना, एक करंट अफेयर से रिलेटेड आपके सवाल बनता है। ये 2022 नवंबर मंथ में किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके तहत बनाया गया, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो इसमें ये जो दीपा मलिक है ना, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इनको लेकर एक सवाल पूछा जाता है, दीपा मलिक को लेकर। पहली भारतीय महिला, यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने क्या प्राप्त किया, एक मेडल प्राप्त किया। इसमें प्राप्त किया, पैरालंपिक गेम्स के अंदर प्राप्त किया। पैरालंपिक गेम्स के अंदर पहली महिला जिसने मेडल को प्राप्त किया, उसमें आप लोगों को दीपा मलिक का नाम नजर आता है। कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। इनको पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है दीपा मलिक। अब यहाँ पर जिस अभियान के बारे में बात हो रही थी, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये क्या है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के द्वारा इसको क्या करा गया, लाया गया। पहला सवाल आपसे ही बन जाएगा। और इसमें इनका उद्देश्य ये था कि भाई हम 2025 तक हमारे देश से टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ये एक चीज हो सकता है कल कोई आपसे आपके एग्जाम के अंदर पूछ लें। बाकी इसमें और भी नाम दिए हैं, आपने अभिनव बिंद्रा का नाम सुना होगा, ये शूटर हैं ये। और इनको लेकर सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने एक इंडिविजुअल क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स के अंदर। तो उसमें आपको अभिनव बिंद्रा का नाम नजर आता है। इन्होंने पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, पद्मश्री इनको मिल चुका है, और अर्जुना अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन में आपको नाम दिया गया है पुलेला गोपीचंद का। तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और अभी हमारे इंडियन बैडमिंटन टीम के नेशनल कोच भी रहे हैं। तो बैडमिंटन से इनका नाम रहा है काफी इंपॉर्टेंट। इन्होंने भी काफी बड़े बड़े अवार्ड, पद्म विभूषण से इनको भी सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है, और इनको जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं ना, मतलब कोच वगैरह को, उससे भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ये रहे फुलेला गोपीचंद। फिर भाई हमारी मैरी कॉम बॉक्सर है, इंडियन ओलंपिक बॉक्सर है। कई बार इन्होंने भारत को बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर मेडल दिलाए हैं। पद्म भूषण से, पद्मश्री से, अर्जुना अवार्ड से इनको बॉक्सिंग के क्षेत्र में इनके योगदान को लेकर अवार्ड दिए गए हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 2022 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर था? यानी कि यहाँ पर मैस्कॉट की बात हुई है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये सवाल है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जो मास्कॉट था वो था जीतू, ठीक है। इस पर ज्यादा और कोई चर्चा क्या ही करी जाए। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है ना, ये साल में एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है जिसके अंदर भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो एथलीट्स होते हैं ना, वो शामिल होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहां से एक सवाल पूछो, पहला जो एडिशन था, पहला एडिशन किसका, इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, इसको कब आयोजित कराया गया था? तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका पहला एडिशन का आयोजन कराया गया था। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। अगला सवाल है भाई, भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? कौन सा मिशन है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन। इस पर बहुत बार चर्चा हुई है, इसको लेकर कई बार आपके डिस्कशन हुए हैं। तो ये जो मिशन है ना, इसका उद्देश्य है कि भाई जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, इसको हम क्या बनाएं, और प्रोडक्टिव बनाएं,
और सस्टेनेबल बनाएं, क्लाइमेट को लेकर इसको रिजिलियंट बनाएं। क्या करके? लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को लाकर। कई सारी इसमें और चीजों पर बात होती है कि मिट्टी की जो हेल्थ है उसको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, जो वाटर है, जो पानी है, उसका कैसे हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीज की क्वालिटी है उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो पहला इन्होंने दिया कि एग्रीकल्चर को मोर प्रोडक्टिव बनाना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है एग्रीकल्चर को और सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ बनाना, बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों के तीनों ही आपके ठीक हैं। तो यानी कि 1 2 3 ऑल आर करेक्ट वाला जो ऑप्शन था ना इसमें, वो आपका करेक्ट हो जाता। याद रखेंगे इन चीजों को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एसईआरबी पावर योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अब आप लोग बोलोगे कि सर जी 2023-24 के अंदर इसके पेपर कराए हैं इन्होंने और ये 2020 की स्कीम का नाम पूछ रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है। आप मेरी करंट अफेयर की कोई भी वीडियो उठाकर देखोगे ना, तो हाल फिलहाल में कोई भी स्कीम, कोई भी इंपॉर्टेंट अगर इनिशिएटिव सरकार ने लिया है और उसको लेकर कोई चर्चा बन रही है, तो हमें उसके बारे में देखना होता है। ठीक है? तो ये जो 29 अक्टूबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सर्व पावर स्कीम को लॉन्च किया था, इसकी डेट भी याद रखिएगा कि अक्टूबर 2020 को 29 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है साइंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, उनको क्या करा जा सके, कम किया जा सके। यहाँ पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने की बात हुई है। महिला रिसर्चर्स जो है, क्या करके उनको सपोर्ट करके, अलग अलग प्रकार से उनको सपोर्ट देकर महिलाओं को प्रोत्साहित करने की इसमें बात होती है। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाता? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में लैंगिक असमानता को कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, ये जो स्कीम है इसको लेकर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसको पार्लियामेंट के अंदर ना एक एक्ट आया था 2008 में, उस समय भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सर्ब को मैं बात कर रहा हूँ। सर्ब क्या है आपका? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को 2008 में एक लाया गया था, फिर 2009 में इसको स्थापित किया गया था। उसकी एक स्कीम इन्होंने निकाल दिया। तो इसको लेकर भी याद रखिएगा, कल को मान लो इन्होंने कोई सवाल आपसे पूछ लिया तो। अगला सवाल, समानता सैनिक दल की स्थापना 1927 में निम्नलिखित में से किसने करी थी? समाता सैनिक दल को फॉर्म किया गया, कब करा गया? 1927 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है वो हमें बताना है। हम बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं। एक बड़े भारतीय जूरिस्ट, एक बड़े इकोनॉमिस्ट, एक बड़े पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर के रूप में इनको सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इनका आदर करते हैं। तो दलितों के जो अधिकार थे उनको लेकर इनकी जो लड़ाई थी, इनके जो एफर्ट्स थे, उनको लेकर इनको माना जाता है। ठीक है, और ना सिर्फ दलितों को लेकर, कई सारे जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हुआ करते थे उनके अधिकार को लेकर भी इन्होंने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उसके अलावा हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के पद पर इनको आप लोगों ने काम करते हुए देखा होगा। तो यहीं पर आपको समता सैनिक दल की फॉर्मेशन के बारे में 1927 के अंदर लेकर पूछा है। तो किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दी के द्वारा ही करा गया था। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हैलोजन गैस नहीं है? नॉट अ हैलोजन गैस। इसमें आपको क्लोरीन दिया है, हीलियम दिया है, ब्रोमीन दिया है, फ्लोरीन दिया है। हीलियम के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या ये एक हैलोजन है या फिर ये एक नोबल गैस है? तो ये हैलोजन नहीं है, ये नोबल गैस है। तो हीलियम को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप सेकंड लाइटेस्ट, यानी कि दूसरा सबसे हल्का और सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट देखते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर भी याद रखिएगा। केमिकली ये ना अक्रिय होती है, यानी कि इनर्ट होती है, रिएक्शन वगैरह में ये पार्टिसिपेट आसानी से नहीं करती है। ठीक है, तो हैलोजेंस के बारे में आपको पता है। हैलोजन आपके कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप नंबर 7 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजेंस की कैटेगरी के अंदर डालते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसमें आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, और कौन है?
आपका आयोडीन है, और कौन है आपका एस्टेटाइन है, जिसको हम एटी करके लिखते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्टेटाइन। ये कौन से हैं? ये सारे के सारे आपके हैलोजन एलिमेंट्स हैं। बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक की इनको जरूरत होती है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव आपको नजर आते हैं। तो इनको याद रखेंगे भैया, ठीक है? इनको लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत आप लोगों से पूछ रहे हैं कि वेट परसेंटेज बताइए कार्बन का ग्लूकोज के अंदर। केमिकल फॉर्मूला इन्होंने आपको दिया है, ठीक है? अगर मुझे इस ग्लूकोज का मोलर मास निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? जितने भी आपको इसके अंदर एलिमेंट नजर आ रहे हैं, मैं उन सभी के जो मोलर मास है उनको सम कर दूंगा। और अगर मुझे परसेंटेज निकालना है कार्बन का आपके ग्लूकोज के अंदर, तो मुझे क्या करना होगा? आपके कार्बन के एटम्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना? अब मुझे यहाँ पर अगर इस सवाल के अंदर ये देखना है कि इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी आती है, तो आप देखो भाई, 6, 12, 18 और 4, 24। ये टोटल 24 है। 24 में से ये कितने हैं आपके कार्बन के? कार्बन के कितने बोले हैं? 6। तो यहां पर अगर मैं 6 इसके बोले हैं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसमें देखना पड़ेगा परसेंटेज। वेट की इन्होंने बात करी है ना, तो वेट के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मुझे ग्लूकोज का जो मोलर मास है उसको डिवाइड करके 1 मोल जो ग्लूकोज का है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको एक बार कॉल कैलकुलेट करें। देखो ऐसे मत सोचना कि सर जी ये मैथमेटिक्स वाले सवाल आ गए हैं इसको लेकर। तो पहले आप कार्बन की तरफ आओ। कार्बन के कितने एटम है? 6 है। कार्बन का जो वेट होता है वो कितना होता है आपका? 12। फिर 12 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, उसका कितना है? 1। फिर 6 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के, इसका एटॉमिक वो कितना हो गया? 16। ये आपका क्या बना है? ये मोलर मास टोटल ग्लूकोज का बना है। तो इसको आप, ये 72 हो गया, ये 12 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 96। तो 6 और 2 8 और 2 10, 10 11, और यानी कि 180 आया है आपका टोटल ग्राम पर मोल आपके ग्लूकोज का। कार्बन का निकाल लो। कार्बन का कितना था? 12 इंटू 6 यानी कि 72। तो आपको कैसे निकालना है? टोटल 180 आया है, 72 कार्बन का है, आपको इसमें क्या करना है? इंटू 100 करना है। तो आप इसको कर दो, 18 चौक 72, 40% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, डी ऑप्शन। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है? आपको इसके अंदर पहले जो टोटल कंपाउंड दिया गया है उसका आपको निकालना पड़ेगा मोलर मास। तो कार्बन का आपको परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अप्लाई करोगे, टोटल में से जिसका पूछा है वो करके परसेंटेज निकाल दोगे, आंसर आपका निकल आएगा। कठिन नहीं होता है, बट किसी ने कभी पढ़े नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। डेमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, भारत में कौन से मौर्य सम्राट के शासनकाल के दौरान ही आया था? बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों को अभी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, ल्यूसेंट जीके की क्लास कराई है, थ्योरेटिकल क्लास की वीडियो दी है। तो वहां पर मैंने आप लोगों से इस डेमेकस के बारे में बात करी थी, जो कि एक ग्रीक राजदूत था। तो ये बिंदुसार के समय में भारत आया था। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। बिंदुसार कौन था? ये सेकंड वाला था ना, सेकंड मौर्यन एम्परर, दूसरा मौर्यन रूलर, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य वही जिनके द्वारा मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई थी। ओके, चलिए भी आगे बढ़ेंगे। भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में हिंदू आबादी सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया? तो यहां पर आपको आंसर याद रखना है भाई, नेपाल, ठीक है? इंडिया के बाद लगभग, मतलब 81% हिंदू पॉपुलेशन को नेपाल के अंदर बताया जाता है, जो कि हिंदुइज्म को फॉलो करती है। तो याद रखिएगा, अभी फिलहाल के लिए 81 है, आगे देखना होगा। तो ओनली हिंदू किंगडम है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, अगर किसी को आपको देखना है तो। ये भी एक स्टैटिक फॉर्म में अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, इंदिरा पीपी बोरा को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए दिया गया? पद्मश्री अवार्डी 2020 इंदिरा पीपी बोरा का नाम, कंट्रीब्यूशन बताइए कौन से इंडियन क्लासिकल डांस के अंदर इनका रहा है?
कई सारे हम क्लासिकल डांस का डिस्कशन करते हैं, उसी में से आपको नजर आता है एक सतरिया। ठीक है। और असम के अंदर लगभग 15th सेंचुरी के अंदर ये जो सतरिया है ये आपका ओरिजिनेट होता है। इसको जो वैष्णविज्म या फिर वैष्णविक संत शंकरदेव के द्वारा क्या किया गया था, उनको एट्रीब्यूट किया जाता है। तो याद रखिएगा, अलग अलग जो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं कला के क्षेत्र में, किसी को अगर दिया जा रहा है तो उनको देख लिया करो कि वो कौन से प्रकार के क्लासिकल डांस से संबंधित है, या फिर किसी अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर को दिया जा रहा है तो उसके बारे में देख लेना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो ऐसे सवाल ये बहुत पूछते हैं हमसे। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए महाधिवक्ता का कर्तव्य बताता है? एडवोकेट जनरल को बताता है एडवाइस देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को अपॉन लीगल मैटर्स। उस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ऐसे ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस देने के लिए एक आदमी होता है जिसको हम अटर्नी जनरल कहते हैं। ऐसे ही एक एडवोकेट जनरल भी होता है जो कि राज्य सरकार को लीगल मैटर पर एडवाइस देने के लिए काम करता है। इसका आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 165। याद रखिएगा। तो ये कहता है कि जो एडवोकेट जनरल है ना, वो किसी भी राज्य सरकार को किसी भी कानूनी मामले में क्या कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एडवोकेट जनरल की मैं बात कर रहा हूं ना, इनको लेकर आप लोगों से कल को ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है किसके अंदर, एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर। ठीक है। और हम जब सेंट्रल लेवल पर बात करते हैं तो हमें कौन नजर आते हैं, अटर्नी जनरल नजर आता है। ये कहां पर है, सेंट्रल लेवल पर होता है। तो इन चीजों को याद रखोगे, इनको लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछूं कि ये जो एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? तो वो स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट करी जाती है। ठीक है। इनके लेकर कई सारे इनके क्वालिफिकेशंस वगैरह भी होते हैं, उनको लेकर भी आपसे, मतलब इनकी जो एलिजिबिलिटी है उनको लेकर चीजें पूछी जा सकती हैं। आर्टिकल नंबर 168 बताएगा कोई है? तो राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं होती हैं उनके संविधान से डील करता है आपका ये 168 नंबर आर्टिकल। 167 को लेकर आइडिया, तो जो चीफ मिनिस्टर के जितने भी कर्तव्य होते हैं ना, जितने भी ड्यूटीज होते हैं राज्य की सरकार के अंदर, उसको लेकर डिस्कशन करता है आपका ये आर्टिकल नंबर 167। है ना, कि वो गवर्नर को पहले इंफॉर्मेशन देंगे या नहीं देंगे, वो सब बात है। 166 के अंदर क्या आता है, जो राज्य की सरकार होती है उनका बिजनेस कैसे चलेगा, उनका कामकाज कैसे चलेगा, वो आपको आर्टिकल नंबर 166 के अंदर बताया जाता है। तो ये आसान है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? आपको उस पेनिसुलर रिवर का नाम बताना है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। आसान है यार, साबरमती रिवर। साबरमती रिवर को जब हम अपने देश के पश्चिमी भाग की तरफ देखते हैं तो वहां से बहने वाली इंपॉर्टेंट नदियों में नजर आती है। ये कहाँ से आपकी प्राइमरली फ्लो होती है, गुजरात राज्य से मुख्यतः रूप से फ्लो होती हुई नजर आती है। इसकी जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। तो ये अरावली रेंजेस में ओरिजिनेट होती है, जो राजस्थान का उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उदयपुर राजस्थान से इसका ओरिजिनेशन होता है साबरमती रिवर का। ठीक है। फिर उसके बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका फ्लो होते हुए आगे बढ़ती है और फिर इवेंचुअली अरेबियन सी के अंदर जाकर मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन से गुजराती शहर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन सा गुजरात का शहर इस साबरमती रिवर पर आपका लोकेटेड है? तो उसमें आपको नजर आएगा अहमदाबाद। तो ये वाली ऐसी बातें भी ये लोग पूछ लेते हैं। अब इसमें ना देखो, और भी बहुत सारी नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि महानदी रिवर का आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये है हमारी ईस्ट सेंट्रल मेजर रिवर में इसका नाम आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य से फ्लो होती हुई नजर आएगी और ये फिर जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना जो पानी है उसको खाली कर देती है।
फिर भाई आपको यहाँ पर कृष्णा रिवर के बारे में दिया गया है, तो इसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। कई सारे राज्यों से गुजरती है। ये महाराष्ट्र राज्य से ओरिजिनेट होकर फिर आपकी कर्नाटका राज्य के अंदर भी जाती है। इसका फ्लो आप तेलंगाना राज्य में भी देखते हैं और इसका फ्लो आप आंध्र प्रदेश राज्य में भी देखते हैं। तो इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है कृष्णा रिवर। आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णा रिवर की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिनेशन होती है, वो महाराष्ट्र के कहाँ से होती है? महाबलेश्वर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अपने आप को ये जाकर जो बंगाल की खाड़ी है उसमें ड्रेन कर देती है। फिर दी गई है आपको गोदावरी रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गंगा के बाद लॉन्गेस्ट रिवर में आपको अगर कोई नजर आए तो वो आपकी गोदावरी नजर रहेगी। तो ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है भाई? गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से, तेलंगाना में भी फ्लो करती है, आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी आपको इसका फ्लो देखने के लिए मिलता है। फिर जाकर ये आपको बे ऑफ बंगाल के अंदर अपने आप को एम्प्टी कर देती है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हो गया। इन सभी बातों को भी आपको याद रखना है। फॉलोअन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? क्रिकेट फॉर्मेट ये कौन से प्रारूप से संबंधित है? फॉलोअन भी टेस्ट मैच में होता है ना, ये आपका फॉलोअन है ना, पता है ना, मतलब वो होता है जैसे मान लो कि पहले कोई टीम खेली ए, फिर टीम खेली बी। टीम बी, टीम ए की फर्स्ट इनिंग्स में जो उन्होंने स्कोर किया था उसके आधे से मतलब कुछ होता है, कुछ आपका स्कोर डिसाइड करता है। अगर उतना नहीं बना पाई तो इसको फिर फॉलो ऑन खेलने का मौका दिया जाता है कि आप दोबारा से बैटिंग कीजिए, बचे कुछ रन को उतारिए और फिर चढ़ाइए, फिर ताकि टीम ए दोबारा से अपने सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करके उस रन को चेज कर सके। ठीक है, अगला सवाल। उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाई थी? बिल्ट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एट डिफरेंट प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया। बहुत ही कॉमन सा सवाल है। सवाई जयसिंह द सेकेंड। तो जो आम्बेर का साम्राज्य हुआ करता था, आम्बेर किंगडम के एक बड़े रूलर के रूप में इनका नाम जाना जाता है 18th सेंचुरी ने जिन्होंने रूल किया। 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज इनके द्वारा बनाई गई जिनको किस नाम से जाना जाता है? जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। इनकी लोकेशन सभी को पता होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर सबको पता है, जयपुर वाली के बारे में भी सबको पता होगा, लेकिन उसके अलावा उज्जैन याद रखिएगा, मथुरा याद रखिएगा और वाराणसी याद रखिएगा। तो ये 5 जगह पर इन एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरीज थी इनको इन्होंने बनवाया था। प्राइमरी उद्देश्य इनका ये था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करा जा सके। ठीक है, सवाई जयसिंह सेकंड। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? यानी कि फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है जिसको मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सेलिब्रेट करा जा रहा है। देखो इन्होंने कई सारे आपको नाम दिए हैं। पहला है आपका थाई पुसम फेस्टिवल। थाई पुसम त्योहार को लेकर अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो ये एक हिंदू त्योहार है जिसको मोस्टली जो तमिल कम्युनिटी होती है वो सेलिब्रेट करती है, देश के अंदर देश के बाहर। और आप लोगों से कल कोई पूछ लें कि कौन से भगवान को डेडिकेटेड है तो आपको उसमें याद रखना है भगवान मुर्गन को, लॉर्ड मुर्गन को ये जो फेस्टिवल है ये डेडिकेटेड है, जिनको वॉर का गॉड कहा जाता था। फिर उसके बाद इन्होंने एक फेस्टिवल दिया है आप लोगों को, बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल है किसका? असम राज्य का। 3 प्रकार के बिहू होते हैं, रोंगाली बिहू, पोंगाली बिहू, ऐसे करके 3 होते हैं ना। फिर उसके बाद है आपका ये जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर इसको सेलिब्रेट करा जाता है। फिर उसके बाद बचा भी आपका खजुराहो डांस फेस्टिवल। तो ये एक प्रेस्टिजियस सालाना इवेंट है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका आयोजन कराया जाता है। इसमें भी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ना जो वैरायटी ऑफ क्लासिकल डांसेस फॉर्म्स है हमारे देश के अंदर, चाहे वो कथक हो, भरतनाट्यम हो, उड़ीसी हो, कुचिपुड़ी हो, उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करता है। ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है महाबालेश्वर के प्राचीन महादेव मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली जलधारा किस नदी बेसिन का स्रोत है?
In the ancient temple of Mahadev at Mahabaleshwar, this spout emerging from the mouth of a cow statue is the source of which river basin? वे मैं पीछे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बताकर आया था ना, उसी रिवर को लेकर एक हिंट मैं आपको देता हूं। फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद ये है, नाम है इसका कृष्णा रिवर। तो मैंने बताया था ना, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के वेस्टर्न घाट से ये आपकी ओरिजिनेट होती है, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के अंदर से आपकी निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। तो इसको लेकर याद रखिएगा, ये सोर्स है आपके इस महादेव टेम्पल के अंदर जो एक काव स्टैचू है उसके मुख से निकलने वाला ये एक मतलब स्रोत इसी नदी से है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की रेशम झिल्ली को प्रभावित करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट को अफेक्ट करने वाला सीरियस कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आपको इन 4 विकल्प में से बताना है कि कौन सा है। एक ऑप्शन दिया गया, पहला इन्होंने डिप्थीरिया का, तो ये एक सीरियस बैक्टीरियल फंक्शन है जो कि जो ये सब चीजें नहीं होती रहती हैं नोज और थ्रोट, जो कि मेरे को भी हो रखा है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से ये होता है, याद रखोगे इसको। तो इसके अंदर मतलब जैसे कोई छींक दे कफ करते हुए या फिर स्नीज करते हुए, तो उससे ये फैलता है। इसमें आपको जो गले में मलगम वगैरह आता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं ऐसे होने लगता है, तो वो इसी से होता है। तो इसको आप याद रखेंगे यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ना एक ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया है मेनिनोजुकल डिजीज, ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके अंदर आपको सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना जलन होने लगती है, ब्लड पॉइजनिंग के रूप में भी इसको जाना जाता है। ऐसे ही एक नाम दिया गया है आपको यहाँ पर शीगे लॉसेस, इसके बारे में मैं भूल रखा हूँ, इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक है जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? सरोद सम्राट से जानने वाले सरोद प्लेयर का नाम बता रहे हैं। पहला ही ऑप्शन दिया गया है उस्ताद अमजद अली खान बंगशा या फिर मंगश, ठीक है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है जिनको इनके सारूद बजाने की कला को लेकर जाना जाता है। इनको एम्परर ऑफ सारूद या फिर जो सारूद सम्राट है उसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर इनका काफी बड़ा योगदान रहा है, इनको याद रखेंगे। बाकी देखो यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं, उनको लेकर डिस्कशन कर लेते हैं, कर लें क्या इनको? जैसे कि पंडित यहाँ पर किशन महाराज का नाम इन्होंने लिया है, ये किससे संबंधित है? ये तबला से संबंधित है, इनको याद रखिएगा। ऐसे ही शिव कुमार शर्मा, इनका कई बार नाम पूछा गया, ये सितार प्लेयर रहा करते थे। पंडित रविशंकर, इनको भी लेकर कई बार पूछा गया, ये संतूर प्लेयर हुआ करते थे। तो इन सबको याद रखिएगा। उस्ताद अमजद अली खान सारूद, पंडित किशन महाराज तबला, पंडित शिव कुमार शर्मा सितार और पंडित रविशंकर संतूर। इनको घुमा फिरा कर बार बार पूछते रहते हैं ये सवाल। अगला है हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? एक नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का आपको इनमें से बताना है। देखो जब ग्रीन रेवोल्यूशन एक हरित क्रांति हमारे देश में आई ना, तो उससे ना जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, रासायनिक जो उर्वरक थे या पेस्टिसाइड्स थे, उनका बहुत ज्यादा यूज हुआ, जिसकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा खराब हुई। तो ये जो मिट्टी का क्षरण है या फिर सॉइल डिग्रेडेशन है ना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे हरित क्रांति का। कुछ केमिकल का अगर बहुत ज्यादा यूज हो ना, तो जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, जिससे जो आपकी वो मिट्टी जितनी उपजाऊ पहले हुआ करती थी, वो फिर धीरे धीरे करके उसकी उपजाऊता जो होती है वो कम होने लग जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है कि इसमें रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव्स को लाया गया। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 1960s के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड्स हुआ करते थे, स्टेपल सीड्स वगैरह हुआ करते थे, उनको यूज किया गया था। अगला सवाल है भी, जीडीपी से कौन घटाया जाता है ताकि एनडीपी प्राप्त किया जा सके? इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं, जीडीपी जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह देते हैं भाई,
तो इसमें से आप कुछ माइनस कर दें तो आपको क्या प्राप्त हो? एनडीपी। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स की बेसिक जो टर्म्स हैं उनको समझा होगा तो आप मुझसे कहेंगे कि सर जी मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक प्रकार से जो एसेट्स होते हैं समय के साथ साथ उनके अंदर उनकी वैल्यू में कमी होने लगती है ना, वो टूटने फूटने लग जाते हैं, बाकी के कारणों की वजह से वो खराब होने लगता है, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मैं आपकी ऐसी जो चीजों की वैल्यू कम हुई है यानी कि डेप्रिसिएशन हुआ है उसको माइनस कर दो तो मेरे पास जो आता है वो आता है एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंट्री की कैपिटल एसेट्स जीडीपी में से अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र भूषण सम्मान वर्ष 2002 में किसको प्रदान किया गया था? महाराष्ट्र भूषण को कन्फर किया गया 2002 में दिए गए चार विकल्प में से किसमें? अब आप लोग बोलोगे कि 2002 का सवाल, वो भी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार को लेकर। ये पर्सनालिटी का निधन हुआ था यार कुछ टाइम पहले। ठीक है, और ये जिनका नाम है ना, ये इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ये बहुत बड़ा नाम है, पंडित भीमसेन जोशी जी। तो ये एक इंडियन वोकलिस्ट हुआ करते थे। हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम रहा है, सिंगिंग को लेकर, डिवोशनल म्यूजिक को लेकर। पंडित भीमसेन जोशी, तो 2002 के अंदर इनको जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड उनको दिया गया था। और भी कई सारे अवार्ड जीते, जैसे कि पंडित भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत रत्न के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि टेन्योर बताना है चीफ इलेक्शन कमीशन का। आसान है भाई, या तो 6 साल के हो या फिर वो 65 साल के हो गए हो तो 6 साल, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले होगा तब तक वो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन के पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा है? 324 होता है ना भाई। जो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के होने का, उसको हमारे देश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए आर्टिकल नंबर 324 के प्रोविजन के अंदर इंक्लूड किया गया। ओके, सेकंड लास्ट सवाल आपकी आज की इस क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल वंश का प्रतीक हुआ करता था? चोला डायनेस्टी का एम्बलम होने वाले इन चार में से एनिमल के बारे में बताना है। देखो, टाइगर को यूज करते थे अपने एम्बलम के अंदर, बाघ को। बहुत ही कॉमन सा और आसान सवाल है। तो साउथ इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज में आप चोल डायनेस्टी का जिक्र करते हैं। टाइगर को एम्बलम के रूप में अपनी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने में, अपने करेज को दिखाने में, अपने टेरिटरी पर अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए ये यूज करा करते थे। कई सारे इनके चोल डायनेस्टी के अंदर से या फिर इनसे संबंधित जो इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं, इनके वॉल्स जो इन्होंने बनवाए, इन्होंने टेम्पल्स बनवाए, उनकी वॉल्स पर आपको देखने के लिए मिलता है। निम्नलिखित में से कौन पेरीफेरा श्रेणी में नहीं आता है? नॉट बिलोंग टू दी कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा। कई सारे आप लोगों को कैटेगरीज को पढ़ाया जाता है, जैसे कि एक आपको पढ़ाया जाता है फाइलम पोरीफेरा, जिसको आप कॉमनली स्पॉन्जेस पोरीफेरा के रूप में भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कहां पर रहते हैं? एक्वेटिक यानी कि जलीय एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। मोस्टली मराइन ये होता है। पोरस बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वाटर को सर्कुलेट होने के लिए आपको चैनल्स नजर आते हैं। तो इसमें इन्होंने दिया है कि कौन इस कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो ये जो हाइड्रा वाला ऑप्शन है ना, ये इसके अंदर नहीं होगा। स्पॉन्जिला, यूट्रेला और साइकोन ये आपके फाइलम पोरीफेरा से आता है। हाइड्रा क्या है? एक जीनस है, एक स्मॉल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, जो कि फाइलम कौन से आता है? ये आता है फाइलम, याद रखिएगा, स्निडारिया से। इस फाइलम से आपका हाइड्रा आता है। ठीक है, तो ये था भी हमारा डिस्कशन 25 सवालों का, जो कि आपके 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए थे। अगर आपको सेशन को कवर करने में मजा आया, थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपने प्राप्त की, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कमेंट करके मुझे सराहना हो कि सर जी मजा आ गया, तो आप वो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना फिर वीडियो वगैरह मिस होती रहती है जो रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ।
इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर ये मेरा यूजर नेम है रॉबिन SIRG, इस पर आप मेरे साथ कनेक्ट होकर कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, सारे लिंक इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, एक बार उनको भी चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर।